Assalamu alaikum. Today we are going to start our new topic, that is market structure. Before we start market structure, just before this, I want to make your concept clear about market. मार्केट क्या है? क्या मार्केट के लिए किसी स्पेसिफिक जगह का होना ज़रूरी है? नहीं। किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर यू आर अलाउड टू बाय और यू आर अलाउड टू सेल योर गुड्स, कमोडिटीज, सर्विसेज, दैट इज़ मार्केट। अगर हम किसी साइट पर परचेजिंग और सेलिंग कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी और साइट पे, इंस्टाग्राम पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट साइट इज़ योर मार्केट, राइट। इसके लिए किसी एक स्पेसिफिक जगह का होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब जब जगह कोई आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स आ जाते हैं, देन मार्केट स्ट्रक्चर आ जाता है। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर में आपके पास नंबर ऑफ़ फर्म्स होती हैं। यहाँ पर डिफरेंट फर्म्स हैं, डिफरेंट बायर्स हैं, डिफरेंट सेलर्स हैं, और वो मार्केट के अंदर अपनी कमोडिटीज़ को या गुड्स को सेल और परचेज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब ये जो नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं, जब ये मार्केट के अंदर आएँगी और ये अपनी गुड्स और सर्विसेज़ को लेकर मार्केट के अंदर आएँगी, तो यकीनन इनमें कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स होंगी, जिसकी वजह से वो मार्केट में यूनिकनेस क्रिएट करेंगी और वो मार्केट में रूल करेंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो मतलब कॉमन चीज़ें होंगी जो वो अपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे। तो जो कॉमन चीज़ें लेकर आएँगे वो इस अलग स्ट्रक्चर में आ जाएँगे, और जो यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आएँगे उनके वो स्ट्रक्चर में एक अलग रोल प्ले करेंगे। अगर हम अगली स्लाइड देखें तो अगली स्लाइड के अंदर हमें मार्केट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, देन ओलिगोपोली की, एंड देन मोनोपोली की। अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस करो तो आपको नज़र आएगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोर कंपटीशन है और लेस कंसंट्रेशन है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होंगे, जहाँ पर आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और आपकी कंसंट्रेशन कम होगी, कि मतलब आप वहाँ पर प्राइस टेकर होगे, मतलब आपने वहाँ पर आप प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ पर आप अपनी गुड्स को यूनिक नहीं बना सकते। जो चीज़ें चल रही हैं सेट पेट रूटीन में, वही आप चला रहे हो, या आप किसी और कंपनी से परचेज़ कर रहे हो और वहाँ पर लाकर सेल कर रहे हो, लाइक एक रिटेलर की तरह। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्योंकि कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई यू आर पेइंग योर लेस अटेंशन टुवर्ड्स योर मार्केट। अच्छा, अब अगर आप इसी से आगे बढ़ते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, देन ओलिगोपोली के अंदर, एंड देन मोनोपोली के अंदर जब आप आते हो, तब आपको पता लगता है कि यहाँ पर तो बहुत लेस कंपटीशन है, लाइक यू आर नॉट हैविंग योर कंपेटिटर्स एट इन मोनोपोली, वाइल यू हैव टू पे योर मोर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स योर बिजनेस, कि वो यूनिकनेस और वो जो आपका एक मयार है, वो ज़रा सा भी शफल ना हो, वो ज़रा सा भी लैक ना करे, ताकि आपकी जो मोनोपोली है वो कायम रहे बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। अच्छा, अब इन्हें अगर हम डिटेल में डिस्कस करें कि मोनोपोली क्या है, सबसे पहली बात तो मोनोपोली वो है कि जहाँ पर आपकी मार्केट बहुत वास्ट है, लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। इसकी बेहतरीन मिसाल कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है। कराची में हर जगह पर बिजली सप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक कर रही है, और के इलेक्ट्रिक बहुत ही बेस्ट तरीके से मोनोपोली खेल रही है। जब उनका दिल करता है लाइट लेते हैं, देते हैं, जब उनका दिल करता है प्राइसेस हाई कर देते हैं, प्राइसेस लो कर देते हैं। हाँ, लो बहुत ज़्यादा कम ही होती है, और अगर लो हो भी जाए तो अगले दिन डबल प्राइसेस हाई हो जाती हैं और चीज़ें बराबर हो जाती हैं। दे आर प्लेइंग मोनोपोली इन अ वेरी वेल मैनर। ठीक है। अच्छा, अब मोनोपोली की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। वन और वेरी बिजनेसेस डोमिनेट द मार्केट। कह रहे हैं कि ये जो मोनोपोली है, ये मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि इसके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसके पास बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ वाई ये मोनोपोली कहलाती है। ठीक है। मोनोपोली में जब भी कोई आएगा, कोई भी यूनिक प्रोडक्ट लेकर आएगा, तो ऑब्वियसली जब भी कोई यूनिक प्रोडक्ट आएगी तो उसकी कॉस्ट हाई होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाएगा तो ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। हाँ, उसको कुछ लीगल बैरियर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, वो उन बैरियर्स से बाहर निकल कर काम नहीं कर सकता, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल उसी के पास होंगे। ऑब्वियसली जब वो वह अकेला प्रोड्यूसर है, तो वो कभी भी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है।
जब वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता है, प्राइसेस को अप डाउन कर सकता है, वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बना सकता है, क्योंकि वो अकेला प्रोड्यूसर है। इस वजह से प्राइस का कंट्रोल टोटली उसके हाथ में होता है कि वो अपनी कमोडिटी को किस प्राइस में और कब बेचेगा। ठीक है, ये प्राइस कंट्रोलर होते हैं, या इन्हें आप लीडर कह सकते हो कि ये लीडर हैं प्राइस पे। इनकी प्रमोशन सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 तरीक़ों से हो सकती है। एक, या तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों के अंदर इस तरह से स्प्रेड करें कि मतलब विदाउट एनी एडवर्टाइज़मेंट लोग इनकी चीज़ों को इसकी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए खुद आएँ, या फिर ये पर्सुएड होगा इनको जो है वो मतलब लोगों से, या मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा क्लियर करके लोगों में फैलाना है कि लोग इनकी चीज़ों को खुद बाय करने के लिए आएँगे। और साथ ही बता रहे हैं कि तकरीबन यूके की जो मार्केट है, इसमें 25% मोर देन 25% मार्केट जो है वो मोनोपोली बेस्ड है। जो न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप होंगी, कोई भी शख्स अगर उसमें मार्केट के अंदर आके न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा, तो जो ऑलरेडी बना रहा है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग पहले से इसके ऊपर रिलाय करते हैं। लोग पहले से ही जो मोनोपोलिस्ट मौजूद है उस पर रिलाय करते हैं, उसकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर उसकी प्रोडक्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही रिमार्केबल है, तो लोग इतनी आसानी से एक प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरी प्रोडक्ट, या एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं करते। इस वजह से ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होता। आगे चलते हैं ओलिगोपोली के ऊपर। अब ओलिगोपोली में क्या है कि जैसे मोनोपोली के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदा काम कर रहा था, ओलिगोपोली के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं, 2, 4, 6, मैक्सिमम 2-6 तक बंदे ओलिगोपोली के अंदर आ सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल कराची के अंदर अम्यूज़मेंट पार्क है, लाइक अलादीन एंड सिंदबाद। ये 2 बड़े ब्रांड्स हैं जो अलादीन और सिंदबाद जो काम कर रहे हैं एज़ अ ओलिगोपोली इन कराची। ये अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, और इसमें मतलब कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, जो मतलब कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, लाइक अम्यूज़मेंट के लिए, कि जिसमें बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं, लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं, लोगों के लिए फूड कोर्ट्स भी बने हुए हैं। तो लोग इस जगह को शॉपिंग के लिए ऐसे जितना ज़्यादा मतलब नहीं कि लाइक कपड़े वगैरह या इस तरह के नहीं, बहुत छोटी-छोटी से माइनर चीज़ें, लाइक कुछ शो पीसेस हैं, कुछ बच्चों के लिए बुक्स, बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें मौजूद होती हैं इस तरह के अम्यूज़मेंट पार्क्स में भी। ठीक है? अब ज़रा इनकी स्पेसिफ़िकेशंस बुक क्या कहती है वो देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू बिज़नेस डोमिनेट द मार्केट। वही बात कि सिर्फ 2 ओलिगोपोली के अंदर मौजूद हैं इस वक़्त कराची में, बट अगर आप फॉर होल कंट्री देखो तो माइट बी के और भी आपको बहुत सारे डिज़नी वर्ल्ड, डिज़नीलैंड्स और इस तरह के भी बहुत सारे बिज़नेसेस मिल जाएँगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि ओलिगोपोली प्ले कर रहे हैं। अब इनके पास क्या है, अब इनके पास जैसे अब सिंदबाद भी है और अलादीन भी है। लोगों को अगर कुछ डिफरेंट चीज़ मिलेगी, यानी कि अगर आपकी ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होगी कि अब अलादीन के अंदर हमें अच्छे झूले मिल रहे हैं, हमें अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है, वहाँ पर हमारी लाइफ जो है वो सिक्योर है, झूलों में बच्चों को मतलब झूलों के हादसात इतने ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पर लाइफ सिक्योर है हमारे बच्चों के लिए, तो फिर लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो अलादीन की तरफ जाएँ एज़ कम्पेयर टू सिंदबाद। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ब्रांड लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, और जो लॉयल्टी है उसी की वजह से प्रमोशन होगी। जैसे आप अपनी जो मोनोपोली है उसमें आप इंफॉर्मेशन ऐसे पेनिट्रेट करते हो लोगों में कि लोग खुद आके आपके प्रोडक्ट्स ख़रीदना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका ब्रांड, और यहाँ पर ब्रांड की जो लॉयल्टी है, या जो यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपकी प्रमोशन होंगी बेसिकली। यहाँ पर आप प्राइस मेकर नहीं हो सकते इतना ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्राइस वॉर से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि अगर सिंदबाद जो है वो बहुत लो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा होगा, और अलादीन जो है वो बहुत हाई प्राइसेस में अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ज़्यादातर लोग सिंदबाद को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा इकनॉमिकली लगेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट के लिए हाई स्टार्टअप कॉस्ट ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर आके अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना है, और थोड़ा-सा मॉडिफ़ाइड करके डेवलप करना है अपनी प्रोडक्ट्स को, या अपनी सर्विसेज़ को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाइड वर्ज़न देना है, ताकि लोग आपके पास दूसरे
अम्यूज़मेंट पार्क्स को छोड़कर आपके पास आएँ, या दूसरी बिजनेसेस को छोड़कर, दूसरी प्रोडक्ट्स को छोड़कर आपके प्रोडक्ट के पास आएँ। इसलिए आपको हाई स्टार्टअप देना पड़ेगा, आपकी जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी हाई होगी, या फिर आप अपनी सर्विस के चार्जेस इतने लो रखेंगे कि आपको भी नुकसान ना हो और दूसरे भी अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ सकें। ठीक है। सम बिजनेसेस मे एक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ कार्टेल, keep prices high and share the market between only them. This is इलीगल। यहाँ पर क्या है कि ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ बिजनेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपस में मिल जाएं, और मिलने के बाद इसका सबसे जो मतलब मेन इलीगल की बात को अगर आप निकाल दो बीच से, तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है जो आजकल हमारे नए मॉल्स बन रहे हैं। मॉल्स के अंदर आपको प्ले लैंड भी मिलता है बच्चों के अम्यूज़मेंट के लिए। मॉल के अंदर आपको आइसक्रीम पार्लर्स और आपको फूड कोर्ट्स भी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप हर तरह का फूड अवेल कर सकते हो। वहाँ पर आपको तमाम ब्रांड्स मिल जाते हैं, ईदर फॉर योर क्लोथिंग और फॉर योर शू। और प्लस वहाँ पर आपको ग्रॉसरी आइटम्स भी मिल जाते हैं। कुछ मॉल्स के जो मतलब बेसमेंट्स होती हैं, वहाँ पर अक्सर जो है वो गनी स्टोर्स और इस तरह के स्टोर्स वगैरह भी बने हुए हैं। आप CSD की एग्जांपल ले सकते हो, CSD लाल कुर्ती इस्लामाबाद के अंदर जो है मौजूद है, वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से जो गीगा मॉल है, सेंटोरस है, कराची के अंदर लकी वन है, या आप उस पर चले जाओ, लाहौर वगैरह पे चले जाओ, तो वहाँ पर भी जो एट्रियम वगैरह है, वहाँ पर भी आपको इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक ही मॉल के अंदर आपको ब्रांड्स भी मिल रहे हैं, क्लोथिंग के लिए ब्रांड्स मिल रहे हैं, शूज़ के लिए ब्रांड्स मिल रहे हैं, आपको हैंडबैग्स के लिए ब्रांड्स मिल रहे हैं, आपको फूड के लिए फूड कोर्ट मिल रहा है आपको, जहाँ पर हर तरह का फूड मौजूद है। साथ ही आपको प्ले लैंड मिल रहा है, जहाँ पर बच्चे भी अपना वक्त अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हैं। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस compete करते हैं लार्ज नंबर में। इसकी अगर बेहतरीन मिसाल देखें तो आजकल के दौर में हमारी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं। ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी, बट लिटिल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे खाड़ी है, बोनेंजा है, आपका गुल अहमद है, सफ़ायर है, दे आर हैविंग लॉन स्टफ, दे आर हैविंग देयर खद्दर स्टफ एंड मतलब कपड़ों की हर तरह की वैरायटी हर ब्रांड के पास मौजूद है। बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं इनके कपड़े के अंदर, मतलब कपड़ा वही है, लॉन का वही है, जैकार्ड वही है, खद्दर वही है, शमूज़ वही है, शिफॉन वही है, कपड़ा वही है, बट इनमें जो डिफरेंस आ रहे हैं लिटिल, वो इनके प्रिंट्स के आ रहे होंगे, या इनकी जो एक सेट पेट एक जो वो चल रहा है जिसे कहते हैं आप टेक्सचर चल रहा है, या जो डिज़ाइनिंग चल रही है उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, या इनके कलर कॉम्बिनेशंस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। ठीक है, इसमें आपके पास फ्यू बैरियर्स होते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए, कि आप इजीली एंटर मार्केट हो सकते हो, लेकिन वीक ब्रांड आइडेंटिटी होगी आपकी। आप इजीली इस मार्केट के अंदर जाए, लाइक कल कोई नया ब्रांड आ जाए, कल कोई नई का मतलब मार्केट आ जाए, तो कोई भी मतलब अपनी कोई नई फर्म आ जाए और वो अपना कपड़ा लॉन्च करवा दे। जैसे कि मौजूद हैं, बिन सईद मौजूद है जो डिफरेंट ब्रांड्स के लिए एक मिल है जो डिफरेंट ब्रांड्स के लिए कपड़ा बना रही है। इसी तरीके से अल जुहैब है जो एक मिल है और वो डिफरेंट ब्रांड्स के लिए काम कर रही है। तो इसी तरीके से और भी इस तरह के मार्केट, मतलब आप इजीली इस मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं। आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है वो वीक होती है ऑब्वियसली। मतलब आप कपड़ा देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये खद्दर का, ये खाड़ी का है, या ये आपका गुल अहमद का है, या किसका है। बहुत ही वीक, बहुत ही माइनर, और कुछ ही लोग देखकर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि खाड़ी के बारे में ये मशहूर है कि खाड़ी के जो ड्रेसेस हैं उनमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से पकड़ा जाता है कि ये खाड़ी का ड्रेस है। इसी तरीके से सफ़ायर, गुल अहमद या सतरंगी में एज सच कोई भी इतना डिफरेंस नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। अब इनकी जो प्राइसेस हैं ये बेसिकली प्राइसेस पे रूल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ही लॉन का कपड़ा अगर खाड़ी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहा है, तो ऑब्वियसली लोग स्विच करेंगे और वो जाके बोनेंजा से या गुल अहमद से लेना शुरू कर देंगे। गुल अहमद ने अगर प्राइसेस को बहुत हाई किया हुआ है, तो लोग गुल अहमद से स्विच करके खाड़ी की तरफ या सफ़ायर की तरफ चले जाएंगे। तो इस वजह से इनका प्राइस पे कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। जो मार्केट ट्रेंड चल रहा होता है इनको उसी को ही फॉलो करना पड़ता है।
ठीक है। मिक्स ऑफ मोनोपोली पावर एंड कंपटीशन, यहाँ पर आकर मोनोपोली पावर्स एंड कंपटीशन दोनों हो जाता है। और इस बात को मैं इस तरह से जस्टिफाई करूँगी कि कपड़े का ब्रांड है और यहाँ पर भी लोग मोनोपोली कर रहे हैं। अगर आप थोड़े से लग्जरीज़ की तरफ जाते हो, अगर आप प्रेट की तरफ जाते हो, जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस पे हमारे जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं या जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं इन पर काम कर रहे हैं। जैसे आसिम जोसफ़ा है, आसफ़ा नबील है, मारिया भी है, दीपक परवानी है। दे आर प्लेइंग मोनोपोली टू इन दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों? क्योंकि इनके पास मतलब इनके पास एचएसवाई और ये सब जो हैं, जो ये अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब इनके पास अथॉरिटीज़ हैं, इनका कपड़ा जो है वो हाई क्लास, एलीट क्लास पहन रही है, या ये जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपनी जो रॉ मटेरियल है उसे इम्पोर्ट करके अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करके फिर उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं तो वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि इनकी जो मतलब वही वाली बात है कि इनकी तोती बोलती है, और लाइक इनके ब्रांड्स इतने हाई हैं या इनका जो नाम है वो इतना हाई फाई है कि ये अपनी मतलब प्राइस टेकर भी हैं। ये जितना एक्सपेंसिव होता है, ये मतलब इनका एक ड्रेस 8-8, 9-9, 10-10 लाख रुपए का भी है, और लोग इनसे बाय भी करते हैं, और ये यहाँ पर मोनोपोली प्ले कर रहे हैं एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर रहते हुए भी। लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है इनका भी, कि कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा वही है, मतलब वही हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, वही रेड कलर है, वही शिफॉन है या बनारसी है या जो भी कपड़ा है, लेकिन उसके अंदर इनका अपना नाम शामिल है। दैट इज़ वाई दे आर प्लेइंग मोनोपोली इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो जी हमारा आखिरी मार्केट स्ट्रक्चर रह गया है, यह है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर ये जो हम नॉर्मल मार्केट्स देख रहे हैं, हर जगह पे मार्केट है और वहाँ पर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन सी देयर, एंड यू कैन ऑब्जर्व द प्राइसेस एंड द स्टफ, you will feel everything is almost similar at every market, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। नो वन इज़ लार्ज इनफ, कोई इतना बड़ा नहीं है, किसी के पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं हैं, सब प्राइस टेकर्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स होमोजेनस होते हैं, वही वाली बात कि सबकी सेम होती है, स्टफ़ सेम होगा, शूज़ सेम होगा, हर चीज़ उनकी सेम होगी। ये कोई बड़ा ब्रांड नहीं है जो स्पेसिफिकली ख़ुद काम कर रहा होगा और वो लोकल मार्केट में नहीं देगा। और यहाँ पर एंट्री एग्ज़िट का कोई मसला नहीं होता, आप कल ही जाओ अपनी शॉप ख़रीदो और आपका जो दिल करता है आप उस मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दो। देयर इज़ नो लीगल बैरियर्स और एनीथिंग एल्स, इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड बेनिफिट इन सम वे फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाँ, यहाँ पर जो है क्या नाम है, आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आप लोकल मार्केट के अंदर भी एक अच्छी चीज़ अगर दे रहे होगे तो ऑब्वियसली लोग आपको लाइक करेंगे और आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा ख़रीदेंगे, और आपके प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा यूज़फुल होती हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली वो दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे, एंड देन आप जो है वहाँ पर अपनी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को भी मेंटेन कर सकते हो। है फुल मार्केट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट के अंदर बेसिकली और एक्चुअली हो क्या रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर एक परफेक्ट कंपटीशन बनता है। मेरा ख़्याल है बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि मार्केट क्या है और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर जो 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारी दुआओं में अपना ख़्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।